आज जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी और ईसीजी और हार्ट की जो रिदम एबनॉर्मेलिटीज हैं यानी इरिथमियास उस पर बात करेंगे। हमें पता है कि हमारे हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है। आपने नोट किया होगा कि आप जब अपने जो है हाथ कंट्रैक्ट करते हो तो वो आप अपनी मर्जी से कंट्रैक्ट करते हो। अपने स्केलेटल मसल्स जब कंट्रैक्ट करते हो तो उसमें आपकी मर्जी शामिल होती है। लेकिन आपने नोट किया होगा कि आपका जो हार्ट है वो खुद ब खुद कंट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा होता है। तो ये क्यों? ये इसलिए क्योंकि आपके हार्ट के अंदर एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही होती है। अब उस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब आप देते हो तो इसको ईसीजी कहते हैं। जब आप उसको पेपर पे ड्रा करते हो उस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को विद द हेल्प ऑफ ए मशीन, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को डिस्कस करते हैं। हमें पता है कि हमारे हार्ट के अंदर जो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम की वॉल के अंदर ये जो एरिया है, यहाँ पे एक नोड है जिसको कहते हैं एसए नोड, ठीक है। और एसए नोड से मुख्तलिफ फाइबर्स निकलती हैं और वो फाइबर्स राइट एट्रिया में भी जाती हैं, लेफ्ट एट्रिया में भी जाती हैं और यही फाइबर्स एवी नोड के पास भी आती हैं। ये आपका एवी नोड है। फिर एवी नोड से कुछ फाइबर्स निकलते हैं, इसको हम कहते हैं बंडल ऑफ हिस। बल्कि ये मैं इस डायग्राम में, आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। आवाज आ रही है? अच्छा। ये ऐसे नोड हैं, यहाँ से इम्पल्सेस जनरेट होती हैं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी वाली, और ये इम्पल्सेस ऐसे नोड में भी जाती हैं, सॉरी एट्रिया में जाती हैं, लेफ्ट एट्रिया में भी और राइट एट्रिया में भी। और इन इंटरनोडल पाथवेज की मदद से फिर ये कहाँ आती हैं? एवी नोड के पास। फिर एवी नोड से आती हैं बंडल ऑफ हिस में, जिसको हम एवी बंडल भी कहते हैं या बंडल ऑफ हिस भी कहते हैं। इस बंडल ऑफ हिस से फिर ब्रांचेस निकलती हैं, ये राइट बंडल ब्रांच और ये लेफ्ट बंडल ब्रांच। राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच, ये जो राइट बंडल ब्रांच है ये इस तरह यहाँ आती हैं और ये फिर डिफरेंट ब्रांचेस देती हैं जिनको हम परकिंजी फाइबर्स कहते हैं। इसी तरह जो जो लेफ्ट बंडल ब्रांच है ये भी ब्रांचेस देती हैं इस तरह, जिनको हम परकिंजी फाइबर्स कहते हैं। तो हमें ये पता चला कि हमारी जो हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है ये जनरेट होती है एस ए नोड में। एस ए नोड से ये इंटरनोडल पाथवेज की मदद से एवी नोड के पास आती है। एवी नोड से एवी बंडल, जिसको हम बंडल ऑफ हिस भी कहते हैं, उसमें आती हैं। फिर बंडल ब्रांचेस में आती हैं, फिर परकिंजी फाइबर्स में आती हैं और परकिंजी फाइबर आपके मायोकार्डियल सेल्स के साथ कांटेक्ट में होते हैं। तो परकिंजी फाइबर से ये इलेक्ट्रिकल करंट आपके मायोकार्डियल सेल्स तक जाता है, जिसकी वजह से मायोकार्डियल सेल्स डीपोलराइज होते हैं और कंट्रैक्ट होते हैं। समझ आइए? अब इसी को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें इस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को, तो पहले स्टेप में क्या होता है, एस ए नोड से इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट होती हैं। दूसरे स्टेप में क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है ये स्प्रेड करती हैं इनटू द लेफ्ट एंड राइट एट्रिया। तीसरे स्टेज में राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया ये डीपोलराइज हो जाता है। ये क्या हो जाता है? डीपोलराइज हो जाता है। फिर जब राइट और एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया डीपोलराइज होता है तो करंट पहुंच जाती है एवी नोड में और एवी नोड से आती हैं इस बंडल ऑफिस में। बंडल ऑफिस तक पहुंचने के बाद ये बंडल ब्रांचेस में आती हैं करंट, लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांचेस।
और लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांचेस से ये दोनों मायोकार्डियम में फैल जाती हैं। तो अब मायोकार्डियम वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन हो जाती है। देखो यहाँ पे हुई थी एट्रिया की डीपोलराइजेशन और यहाँ पे हो जाती है वेंट्रिकल्स की डीपोलराइजेशन। तो ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आपके हार्ट के अंदर हो रही होती है। सवाल ये पैदा होता है, आवाज मेरी क्लियर है? यस सर। पीछे शोर तो नहीं है? सर सर थोड़ा थोड़ा शोर आ रहा है सर। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है ये जेनरेट कहाँ से होती है? एसए नोड से। शुरुआत कहाँ से होती है? एसए नोड से। इसलिए हम एसए नोड को पेस मेकर कहते हैं। जो प्राइमरी पेस मेकर हैं, जो हमारे हार्ट की रिदम को और रेट को कंट्रोल कर रहा है, जो हार्ट की पेस बना रहा है, हार्ट को एक खास पेस के साथ चला रहा है, वो कौन है? एसए नोड है। ठीक है। यस सर। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि एसए नोड में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट होती है, फिर इंटर नोडल पाथवेज के जरिए से एवी नोड में आती हैं, एवी नोड से बंडल ऑफिस में आती हैं, बंडल ऑफिस से ब्रांच। राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच में आती हैं, और वहां से ये परकिंजी फाइबर्स में आती हैं। ये परकिंजी फाइबर्स हैं, और परकिंजी फाइबर से ये मायोकार्डियम में आती है। तो हम अगर इसको रीड करें तो हमने ये पढ़ा कि देखो हमारे हार्ट के अंदर खास किस्म के कार्डियक मसल सेल्स हैं, और उन कार्डियक मसल सेल्स के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो खुद ब खुद एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं आपकी मर्जी के बगैर। अब आप अपने हार्ट को नहीं कह रहे हो कि कंट्रैक्ट और रिलैक्स करो। हाँ, आप अपने हार्ट को ये नहीं कह रहे हो ना कि कंट्रैक्ट और रिलैक्स करो, वो तो खुद हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपका जो एसए नोड है, एसए नोड के अंदर खास किस्म के कार्डियक सेल्स हैं, और वो खुद ब खुद एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं, स्पॉन्टेनियस मीन खुद ब खुद। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं ऑटोमेटिसिटी। समझ आइए? यस यस सर। सर। देखो हमारा जो एसए नोड है ना, एसए नोड एक खास किस्म के सेल से बना है। ये एसए नोड खास किस्म के सेल से बना है, और ये जो खास किस्म के सेल्स हैं, इनके अंदर ऑटोमेटिसिटी वाली प्रॉपर्टी है। ऑटोमेटिसिटी का क्या मतलब? कि ये खुद ब खुद इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट करते हैं, और वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फिर इस एसए नोड के अंदर जनरेट होते हैं, और फिर इन पाथवेज के जरिए से दोनों एट्रियाज में जाते हैं, फिर एवी नोड में वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आती है, फिर बंडल ऑफिस में, फिर इस तरह बंडल ब्रांचेस में, और इस तरह ये वेंट्रिकल की दीवारों में भी पहुंच जाती हैं। तो हमें ये पता चला कि जो हमारा हार्ट है, हमारे हार्ट के अंदर खास किस्म के कार्डियक मसल सेल्स हैं, जिनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो खुद ब खुद एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट कर सकते हैं, और उनकी इस खासियत को हम कहते हैं ऑटोमेटिसिटी। यानी उनके अंदर ऑटोमेटिसिटी वाली प्रॉपर्टी है, खुद ब खुद इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, जिनको हम एक्शन जनरेट करते पोटेंशियल हैं। कहते हैं, वो जनरेट करते हैं। ठीक है। अब यस सर। आपने लेट सपोज आपका जो एसए नोड है, ये 60 से 70 तक इम्पल्सेस नॉर्मली 1 मिनट में जनरेट करता है। इसलिए सॉरी 60 से 100 100। तक। इसलिए आपका हार्ट रेट 60 से 100 के दरमियान होता है। लेकिन जब आप इमरजेंसी में होते हो तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, वो इसको स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से आपका हार्ट रेट 100 से भी ज्यादा हो जाता है, यानी टेकिकार्डिया हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने इसको स्टिमुलेट कर दिया। इसी तरह आप जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में होते हो, तो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, इसको इनहिबिट करता है, इसकी वजह से आपका हार्ट रेट दोबारा स्लो हो जाता है। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इस ऐसे नोड को स्लो करता है, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इसको तेज करता है। लेकिन ये जो ऐसे नोड है, इसके अंदर इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस खुद ब खुद पैदा होती हैं। हाँ, इन इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस का जो रेट है, 1 मिनट में 70 दफा इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस प्रोड्यूस होने हैं, तो हार्ट रेट 70 होगा।
80 दफा इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस प्रोड्यूस होंगे तो हार्ट रेट 80 होगा। अब अगर कोई बंदे का सिंपैथेटिक स्टिमुलेटेड हो तो हार्ट रेट उसका 100 से भी ज्यादा होगा, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इसको स्टिमुलेट करेगा और ये नॉर्मल रेंज से भी ज्यादा इंपल्सेस प्रोड्यूस करेगा। तो हमने ये पढ़ा कि हमारा जो ऐसे नोड हैं ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के जेरे असर होता है, इन्फ्लुएंस उनका जो है वो उसके ऊपर होता है। क्लियर हो गई ये बात? यस सर। तो ऐसे नोड हमारा कौन सा पेस मेकर है? प्राइमरी पेस मेकर है। कितना इसका रेट है? 60 से 100 बीट्स पर मिनट, और ये आपके नॉर्मल हार्ट रिदम को डिटरमाइन करता है। ऐसे नोड सबसे ऊपर पड़ा हुआ है, प्राइमरी पेस मेकर है। हाँ, अगर ऐसे नोड खराब हो जाए तो अब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस कौन जनरेट करेगा? अब ऐसे नोड से नीचे कौन था? एवी नोड। एवी नोड था ना। अगर आपका ऐसे नोड खराब हो जाए तो अब पेसमेकर कौन होगा? एवी अभी नोड एवी होगा। नोड। और अगर एवी नोड भी खराब हो जाए तो फिर पेसमेकर कौन होगा? फिर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कौन जनरेट करेगा? बंडल एवी ऑफिस। बंडल 20। बंडल ऑफिस। और अगर बंडल ऑफिस भी खराब हो जाए तो आखिर में आपके ये जो परकिंजी फाइबर्स है ना, यस सर, फिर वो जनरेट करेंगे। फिर वो जनरेट करते हैं। तो हमें ये पता चला कि जो ऑटोमेटिसिटी वाली प्रॉपर्टी है, यानी खुद ब खुद स्पॉन्टेनियसली एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने वाली प्रॉपर्टी है, ये ऐसे नोड में भी होती हैं, ये एवी नोड में भी होती हैं, ये बंडल ऑफिस में भी होती हैं, ये पर्किंजी फाइबर्स में भी होती हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर इन सब में खुद ब खुद इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट करने वाली प्रोपेंसिटीज मौजूद हैं, तो एस ए नोड इन सब से वो क्यों है? हम क्यों कहते हैं कि सारा कंट्रोल ऐसे नोड के पास होता है, एवी नोड के पास क्यों नहीं होता? सही, इसका फेस 4 नहीं होता सर जी। मेरे सवाल की समझ आई है आप लोगों को? यस सर। इसकी वजह ये है कि एस ए नोड सबसे तकड़ा है। ये 60 से लेके 100 बीट्स पर मिनट तक, यानी 1 मिनट में 60 से लेके 100 तक इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट कर सकता है। अगर आप एवी नोड को देखो तो वो मैक्सिमम 40 से 60 इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट कर सकता है। यही वजह है कि एस ए नोड सबसे टॉप पे है, क्योंकि एस ए नोड की ऑटोमेटिसिटी सबसे ज्यादा है। अगर एस ए नोड खराब हो जाए तो दूसरे नंबर पे किसकी ऑटोमेटिसिटी ज्यादा है? एवी एवी नोड नोड। की, क्योंकि ये 40 से 60 बीट्स पर मिनट यानी 40 से 60 इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट कर सकता है। अगर एवी नोड भी खराब हो जाए तो इसके बाद ऑटोमेटिसिटी इस किसकी ज्यादा है? बंडल ऑफ इसकी, ये 20 से 40 बीट्स पर मिनट तक प्रोड्यूस कर सकता है। अगर ये भी खराब हो जाए तो सबसे आखिर में परकिंजी फाइबर ने ये सिर्फ 20 से 40 जो है वो जनरेट कर सकते हैं, बल्कि परकिंजी फाइबर मेरे ख्याल में इससे भी लो है, 20 से भी लो है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई आपसे पूछे कि आपके हार्ट का जो पेस मेकर है वो एस ए नोड क्यों है, तो आप क्या कहोगे? कि क्योंकि एस ए नोड की जो हाँ, ऑटोमेटिसिटी है बहुत ज्यादा है। वो सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पे एवी नोड की है, तीसरे नंबर पे बंडल ऑफिस की है, चौथे नंबर पे परकिंजी फाइबर्स की। समझ आइए इसकी? यही वजह है कि हम सर, ऐसे नोड को प्राइमरी पेस मेकर कहते हैं। जी जी। सर हमने जो फिजियो में पढ़ा था कि इसका जो फेस 4 है वो बहुत तेज होता है, बाकी एवी नोट का। नहीं नहीं नहीं, देखो हम आप उस डिटेल में ना जाओ। फेज 4 तेज होता है इसलिए इसका रेट ज्यादा है। यस तो सर। मैं फिजियोलॉजी में नहीं जा रहा ना, फिर मुझे वो सारे एक्शन पोटेंशियल ड्रा करने पड़ेंगे, फिर सारी चीजें आप लोगों की कंफ्यूज हो जाएंगी। पहले इसको सिंपली आप लोग समझें, ठीक है? ओके सर जी, ओके। फेज 4 ज्यादा होता है, आपकी बात ठीक है, इसीलिए तो इसका रेट ज्यादा होता है, यस सर, डीपर। इसीलिए तो ये प्राइमरी पेस मेकर है। तो ऐसे नोड आपका प्राइमरी पेस में, ये बाकी जो है एवी नोड, बंडल ऑफिस, परकिंजी, इनको हम लेटेंट पेस मेकर कहते हैं। मतलब ये खामोश पड़े होते हैं, ये खुद ब खुद इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनका उस्ताद अभी तक जिंदा है। अगर ऐसे नोड खराब हो जाए तो फिर ये लेटेंट पेस मेकर एवी नोड जिंदा हो जाएगा, और अगर एवी नोड भी खराब हो जाए तो बंडल ऑफिस। तो इस तरीके से जो है ये आपके पास लेटेंट पेस मेकर है। समझ आई है? यस सर। यस सर।
अब हम ये पढ़ेंगे कि भाई जो पेस मेकर सेल्स हैं यानी एस ए नोड, लेट सपोज मैंने ये एस ए नोड का एक सेल ड्रा किया, तो इस एस ए नोड में जब इलेक्ट्रिकल चेंजेस होंगी, रैपिड इलेक्ट्रिकल चेंजेस होंगी एस ए नोड के सेल्स में यानी पेस मेकर में, तो ये इलेक्ट्रिकल चेंजेस जैसे मैंने पहले बताया ये एस ए नोड से अब कंडक्ट होंगी दोनों एट्रिया को, बोथ एट्रिया और फिर एवी नोड के पास। एवी नोड में थोड़ा सा शार्ट डिले होता है, यानी जब करंट, ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस हैं ये ऐसे नोड से एवी नोड में पहुंचती है ना, तो एवी नोड में थोड़ी देर के लिए ये इंपल्सेस स्लो हो जाती हैं, रुक जाती हैं, थोड़ा सा डिले होता है। ये किस लिए होता है? क्योंकि अगर ये करंट नीचे आएंगी तो इसके बाद तो कंट्रैक्शन होगी ना, और ब्लड ने बाहर पंप आउट होना होगा लेफ्ट और यस सर। राइट वेंट्रिकल से। तो हम ये चाहते हैं कि ये लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल ब्लड से भर जाएं, पहले ब्लड से क्या हो जाए, फिलिंग हो जाए इनकी। तो ये फिलिंग करवाने के लिए करंट जो है वो एवी नोड में थोड़ी देर के लिए क्या हो जाता है, डिले हो रुक जाता है, जाते हैं। नीचे वेंट्रिकल में नहीं आता, थोड़ी देर के लिए डिले हो जाता है टू अलाउ द प्रॉपर एंड एडिक्वेट फिलिंग ऑफ द वेंट्रिकल। समझ आइए? यस सर। तो Yes. देखो, जो इन एवी नोड देयर इज शार्ट डिले, क्यों हुआ ये? टू अलाउ द एडिक्वेट वेंट्रिकुलर फिलिंग, जो कि डायस्टली में है, जो कि फिल हो रहे हैं। अच्छा, एवी नोड से फिर करंट कहाँ जाएगा? ये जो इलेक्ट्रिकल चेंजेस है, जो इंपल्सेस हैं, जो करंट है, दे आर कंडक्टेड टू बंडल ऑफ टिश्यू, फिर लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांचेस, फिर परकिंजी फाइबर, और फाइनली आखिर में जो वेंट्रिकल सर की दीवारों में मायोकार्डियल सेल्स हैं। मायोकार्डियल सेल्स के पास जब ये इंपल्सेस पहुंचती हैं तो मायोकार्डियल सेल्स डीपोलराइज हो जाते हैं और कंट्रैक्शन इनकी हो जाती है। ठीक है, समझ आइए? Yes, sir. यस सर। अब हम आते हैं ईसीजी की तरफ। ईसीजी भी इसको कहते हैं, ईकेजी भी कहते हैं। इसके 10 इलेक्ट्रोड्स होते हैं और 10 में से जो 6 हैं वो चेस्ट के ऊपर लगे होते हैं, 4 जो है वो लिम्स यानी हाथ पांव के ऊपर लगे होते हैं। तो 6 और 4 कितने होते हैं? 10। तो टोटल 10 इलेक्ट्रोड्स हैं और इनसे लीड्स कितनी बनती हैं? 12। 12. अब मैं आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। हमारे पास कितनी इलेक्ट्रोड्स हैं? 4 लिम्ब इलेक्ट्रोड्स हैं। Yes, sir. तो 4 लिम्ब इलेक्ट्रोड्स हैं, इनको हमने डिफरेंट कलर दिए हुए हैं, रेड, येलो, ग्रीन और ब्लैक। आपका जो राइट आर्म है ना, इसके ऊपर रेड इलेक्ट्रोड लगा होता है, लेफ्ट आर्म के ऊपर येलो इलेक्ट्रोड होता है। तो रीड यूर गुड बुक्स, रीड का आर है ना, तो आर मतलब रेड, Red. ये निमोनिक है, रीड यूर गुड बुक्स। रीड यूर, ये येलो है ना, और ये ग्रीन है गुड, और ये बी है बुक्स। तो 2 इलेक्ट्रोड हाथ पे होते हैं, 2 पांव पे होते हैं, तो ये टोटल 4 लिम्ब इलेक्ट्रोड हो गए। क्लियर हो गई ये बात? Yes, sir. एक यस सर। हाथ पे रेड, दूसरे हाथ पे येलो, एक पांव पे ग्रीन, दूसरे हाथ पे ब्लैक, ये 4 लिम्ब इलेक्ट्रोड। इसके बाद 6 चेस्ट इलेक्ट्रोड्स हो गई। तो जो चेस्ट के इलेक्ट्रोड्स हैं ये V1, V2, V3, V4, V5, V6। जो V1 और V2 है ये 4th इंटरकोस्टल स्पेस में है, ये स्टर्नम है। तो स्टर्नम के लेटरल साइड पे 4th, लेफ्ट साइड पे V1 है, सॉरी राइट साइड पे V1 है, लेफ्ट साइड पे V2 है। फिर V4 जो है वो कहां पर है? 5th इंटरकोस्टल स्पेस में। और V2 Medium. और V4 के दरमियान में V3 है। समझ नहीं आई आप लोगों को? ये जो V4, V5 और V6 हैं ये इस तरह कतार में एक दूसरे के बाद लगे हुए होते हैं। अगर कोई पूछे कि V4 कहाँ पे होता है, तो ये मिड क्लेविकुलर लाइन है ना, तो V4 मिड क्लेविकुलर लाइन में है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे एक्सिला होता है, तो V5 का अगर कोई पूछे तो आपने कहना है कि V5 इंटीरियर एक्सिलरी लाइन और V6 मिड एक्सिलरी लाइन। V4 मिड क्लेविकुलर लाइन, V5 इंटीरियर एक्सिलरी लाइन, V6 मिड एक्सिलरी लाइन। तो ये आपके पास 6 चेस्ट इलेक्ट्रोड्स हो गए। अब ये जो टोटल 10 इलेक्ट्रोड्स हो गए ना,
इनसे टोटल 12 लीड्स बनते हैं। अब ये कैसे? ये इसलिए कि देखो 6 लीड्स तो ये हो गए ना, V1 V2 V3 V4 V5 V6, 6 ये हो गए ना। हो गए सर। हम लीड्स की बात कर रहे हैं, V1 V2 यस सर। V3 V4 V5 V6, ये 6 हमारे पास लीड्स हो गए, चेस्ट लीड्स। अब हमारे पास लिम्ब लीड्स हैं। वो लिम्ब लीड्स कितने हैं? वो भी 6 हैं, वो भी 6 क्योंकि है। लीड्स हमने पढ़ा है कि लीड्स हमारे पास ईसीजी के अंदर 12 होते हैं। तो अगर 6 चेस्ट वाले हैं तो 6 लिम्स वाले हैं। अब देखो हमने इलेक्ट्रोड कितने पढ़े थे लिम्स पे? 4, 2 अच्छा। पाँव पे, 2 हाथों पे। तो उन 4 इलेक्ट्रोड से 6 लीड्स बनते हैं। वो कैसे? ठीक है, यस सर। समझ आ रही है या नहीं आ रही? सर यस सर, आ रही है। तो अब देखो ये आपका 1 हो गया, ये आपके राइट आर्म और लेफ्ट आर्म इन दोनों को कनेक्ट करने करने के बाद 1 बना। तो जो लिम्ब लीड्स हैं हमारे पास, एक वो क्या हो गई 1। फिर जो राइट आर्म है और लेफ्ट लेग है, इन दोनों के कनेक्शन से क्या बना 2, तो ये हो गया 2। फिर लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग इनके मिलने से क्या बना तीसरा लीड, तो ये हो गया 3। समझ नहीं आ रही आप लोगों को? सर आ रही है। आ रही है। इसी तरह हार्ट के सेंटर से राइट आर्म की तरफ बना एवीआर और लेफ्ट आर्म की तरफ बना एवीएल। तो एवीआर और एवीएल, और लेफ्ट लेग की तरफ बना एवीएफ सेंटर से, तो एवीएफ। तो टोटल कितनी लीड्स हो गई 6। तो 6। 6 आपके लिम्ब लीड्स, 6 आपके चेस्ट लीड्स। अगर कोई पूछे इलेक्ट्रोड कितने हैं, तो आपने क्या कहना है कि 6 इलेक्ट्रोड चेस्ट के हैं, 4 इलेक्ट्रोड लिम्स के हैं। लेकिन अगर लीड्स की बात करें तो 6 लीड्स चेस्ट के हैं, 6 लीड्स जो हैं वो लिम्स के हैं। समझ नहीं आई आप लोगों को? यस सर। अब ये इलेक्ट्रोड और लीड्स क्या है सर ये? देखो लीड्स वो चीज जो आपको ईसीजी पे नजर आती है। ईसीजी पे आपको जो प्रेजेंटेशन होती है ना हार्ट की, हार्ट को मुख्तलिफ एंगल से देखना। देखो ये आपका राइट आर्म था ना, एक दफा फिर, एक दफा फिर देखो, आपके राइट आर्म के ऊपर हमने एक इलेक्ट्रोड लगाया था ना, यस सर। ये, और आपके लेग के ऊपर भी लगा था और आपके लेफ्ट आर्म पर भी लगा था। ये जो ब्लैक है ना, ये बेसिकली न्यूट्रल होता है, तो हम इसको नहीं देखते, फिलहाल हम इसको नहीं देखते, ये न्यूट्रल है। जिस तरह आप जब बिजली लगाते हो तो आपने एक न्यूट्रल वाली तार लगानी होती है ना, तो इस तरह ईसीजी में भी चूंकि आप इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड कर रहे हो तो ये एक न्यूट्रल लीड आपने लगाना है। बाकी देखो अब जब ये जो राइट आर्म और, एक मिनट में यहाँ पे लिख देता हूँ, ये लेफ्ट लेग है, तो राइट आर्म और लेफ्ट लेग, ये जो 2 इलेक्ट्रोड्स हैं जो आपने इस बंदे के ऊपर लगाए हैं, इनके दरमियान जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड होती है वो ईसीजी में आपको कौन सी लीड पे नजर आएगी 1, लीड नंबर 1 पे। लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग इनके दरमियान जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड हो रही है, ये आपको कौन से लीड पे नजर आएगी, कौन से उस पे नजर आएगी? ये थर्ड। V2। 3, 2 3। 3 3 3 3। ये देखो ना, ये 3, यस सर 3। ये 2 और ये 3, ये 2 है, सॉरी। ठीक है, इसी तरह राइट आर्म और लेफ्ट आर्म, इन दो के दरमियान जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है जो रिकॉर्ड हो रही है, ये चेस्ट पे आपको कौन से लीड में नजर आएंगी 1। 1। तो देखो इलेक्ट्रोड से आपके लीड्स बन रहे हैं जो चेस्ट पे आपको नजर आएंगे, इस पे ईसीजी पे आपको नजर आएंगे। अब देखो सेंटर में आपका हार्ट है ना, ये सेंटर में हार्ट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हार्ट, ये हार्ट है ना।
अब इस हार्ट से इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जा रही है, ये आपको चेस्ट इस पे ईसीजी पे नजर आएगा। कौन से लीड पे? एवीआर। राइट साइड पे की तरफ जा रही है ना, ये राइट आर्म है, तो ये यस एवीआर पे नजर आएगी। इसी तरह ये यहां से सेंटर ऑफ द हार्ट से जो लेफ्ट की तरफ जा रहा है, ये एवीएल पे नजर आएगा आपको। और सेंटर ऑफ द हार्ट से जो आपके लेफ्ट लेग के पास इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आ रही है, ये आपको एवीएफ पे नजर आएगा। तो यस ये टोटल आपके पास, जब आप ईसीजी पे देखोगे तो ईसीजी में 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, एवीआर, एवीएल और एवीएफ होंगे। समझ आई हम? यस सर। अब देखो, हमने ये पहले भी पढ़ा था कि ये लीड्स, ये देखो मैं ईसीजी पे आपको दिखा देता हूँ। ये 1, ये 2, ये 3, ये एवीआर, ये एवीएल, ये एवीएफ। और V1, V2, V3, V4, V5, V6। समझ आई है? अब इन सब में जो लीड नंबर 2 है ना, ये बहुत जरूरी लीड है। इसको रिदम लीड भी कहते हैं। कौन सा लीड? रिदम रिदम। इसलिए ईसीजी पे उन्होंने रिदम लीड को अलग से लंबा करके दिया हुआ होता है। ये 2 है ना, यस सर। तो ये 2 ऊपर भी दिया गया था, लेकिन ऊपर शॉर्ट था। अब ये रिदम लीड तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो इसलिए ये लंबा हमें चाहिए, ताकि हम डिटेल में इसको दूर तक देख सकें। तो इसको हम रिदम लीड कहते हैं, जो लीड नंबर 2 है। समझ आई है? यस सर। ईसीजी के ऊपर कितने लीड हैं? 12। अरे 12 है ना। अभी 1, V2, V3, V4, V5, V6, 6 वो हो गए। और 1, 2, 3 एवीआर, एवीएल, एवीएफ, 6 ये हो गए। तो टोटल 12 लीड्स हैं। यस अब ये लीड्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये लीड्स गौर से सुनो, ये लीड्स आपके हार्ट को के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है, उसको हर तरफ से देख रहे हैं। मिसाल के तौर पर गौर से सुनो, आपका जो लीड, ये जो लीड्स हैं 2, 3 और एवीएफ, 2, 3 और एवीएफ, ये जो 3 लीड्स हैं, ये आपके हार्ट को नीचे से देख रहे हैं। इसलिए हम इनको इंफीरियर लीड्स भी कहते हैं, 2, 3 और एवीएफ। तो आपका हार्ट का जो इंफीरियर है, हार्ट के इंफीरियर में अगर मायोकार्डियल इंफार्क्शन यानी इंफीरियर मायोकार्डियल इंफार्क्शन होगा, तो वो आपको कौन सी लीड पे वो चेंजेस नजर आएंगी? 2 3 2, 3 और एवीएफ पे। क्योंकि 2, 3 और एवीएफ आपके हार्ट के इंफीरियर सरफेस को देख रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करके ईसीजी पे ड्रा कर रहे हैं। समझ आई है? 2, 3 एवीएफ। यस सर। इसी तरह अगर आप देखो V1 और V2, ये V1 और V2 हो गए ना, यस सर। ये आपके का जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, ये जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, इसके अंदर क्या हो रहा है, कौन सी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है, उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अगर किसी बंदे का सेप्टल एमआई होगा, सेप्टल मायोकार्डियल इंफार्क्शन, तो ईसीजी में चेंजेस कौन सी लीड्स में नजर आएंगी? V1 और V2 में। क्योंकि V1 और V2 जो हैं, V1 और V2 ये सेप्टल लीड्स हैं, आपके सेप्टम को ये देख रहे होते हैं। इस तरह जो बाकी लीड्स हैं V5, सॉरी, जो V3 और V4 हैं, V3 ये मैं कलर चेंज कर देता हूं, V3 और V4 ये आपके इंटीरियर वॉल को देख रहे होते हैं। आपके हार्ट की जो आगे वाली दीवार है ना, इंटीरियर वॉल, उसको देख रहे होते हैं। तो अगर किसी बंदे को इंटीरियर वॉल एमआई होगा, तो चेंजेस कौन सी लीड्स में नजर आएंगे? V3 और V4 में। क्योंकि हमने पढ़ा कि जो V3 और V4 हैं,
ये इंटीरियर लीड्स हैं, ये आपके हार्ट को आगे से देख रहे होते हैं। रह गए V5, V6, 1 और AVL। तो अब देखो, ये एरिया क्या कहलाता है हार्ट का? एपेक्स कहलाता है ना। यस सर। तो अब ये जो एरिया है, यानी ये, क्या मैं इसको कह सकता हूं कि ये लेटरल है? लेकिन कौन सा लेटरल है? एपिकोलेटरल है। यस सर। और ये ऊपर ये जो एरिया है, ये इसको मैं कह सकता हूं हाई लेटरल। समझ आइए या नहीं? आइए। तो आपके हार्ट का जो ये एरिया है, ये एरिया जो हाई लेटरल एरिया है, इसको कौन सी लीड देख रहे होते हैं? 1 और AVL, ये हाई लेटरल है। और जो एपिकोलेटरल है, ये एरिया, इसको कौन देख रहे होते हैं? V5 और V6। तो V5 और V6 ये एपिकोलेटरल है। तो हाई लेटरल और एपिकोलेटरल। तो अगर कोई कहे कि किसी बंदे को लेटरल वाल MI हुआ है, तो डिपेंड करता है। अगर हाई लेटरल वाल MI हुआ है तो चेंजेस 1 और AVL में नजर आएंगी, और अगर एपिकोलेटरल वाल MI हुआ है तो V5 और V6 में नजर आएंगी। समझ नहीं आई आप लोगों को? सर समझ आ गई है। आई है ना? तो अब देखो, हमें ये पता चला कि हमारे हार्ट का जो इंटीरियर वाल है वो भी कवर हो गया। लीड्स उसको देख रहे हैं। कौन सी लीड्स देख रहे हैं इंटीरियर वाल को? V3 V4 V3 V4। V3 V4, यस सर, इंटीरियर। V3 V4। तो हमें पता चला कि इंटीरियर वाल को हम देख सकते हैं V3 V4 की मदद से, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी वहां हो रही। इंटीरियर वाल कवर हो गया, इंफीरियर वाल भी कवर हो गया। यस सर। 2 3 उसको AVF। कौन देख रहे हैं? 2, 3 और AVF। लेटरल वाल भी हो गया, यानी जो साइडें हैं, एपिकोलेटरल और हाई लेटरल। मैं दोनों को इकट्ठे लिख लेता हूँ, V5, V6, 1 और AVL। ऐसा है ना? यस सर। यस सर। तो अब देखो, आगे से भी कवर हैं, नीचे से भी कवर हैं, साइडों से भी कवर हैं। एक जगह रह गई, और वो क्या है? सेप्टम। पीछे से। पीछे से पोस्टीरियर। ना, इंटीरियर है तो पोस्टीरियर कहाँ है फिर? यस देखो, सर। आपके कमरे के जो सरफेस है, एक आगे वाला सरफेस होता है उसको इंटीरियर कहते हैं, एक नीचे वाला होता है जिसको इंफीरियर कहते हैं, साइडों वालों को लेटरल कहते हैं, तो एक पीछे भी तो होता है ना, पीछे वाली दीवार। कमर तो जो वाली साइड। पोस्टीरियर वाल है, पोस्टीरियर वाल, उसके लिए बदकिस्मती से पोस्टीरियर वाल चूंकि पीछे है, तो पीछे हमें लीड्स अंदर घुसा नहीं सकते पीछे से। और हार्ट क्योंकि आपके चेस्ट कैविटी के अंदर आगे पड़ा हुआ होता है, पीछे तो वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइनल कार्ड होते हैं, तो हम पीछे भी लीड्स नहीं लगा सकते ताकि हमें पोस्टीरियर वाल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नजर आ जाए। तो हम करते क्या है? पोस्टीरियर वाल को हम देखते हैं इंटीरियर की नजरों से। किसकी नजरों से? इंटीरियर की नजरों से। अब क्या मतलब ये, लेट सपोज ये इंटीरियर है और ये पोस्टीरियर है। इंटीरियर में अगर मायोकार्डियल इंफार्क्शन होगा तो ST सेगमेंट क्या होगा? एलिवेटेड होगा। ये लेवट। ST सेगमेंट एलिवेटेड है ना, ये ST सेगमेंट है, यस सर। ये बेस लाइन से एलिवेटेड है, ऊपर है। लेकिन अगर पोस्टीरियर वाल में MI हो जाए तो ये भी इन इंटीरियर लीड्स में हमें नजर आएगा, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ डिप्रेशन। यानी अगर इंटीरियर लीड्स के अंदर डिप्रेशन हो, इसका मतलब पोस्टीरियर वाल इंफार्क्टेड हो गया है। अगर हमारे पास पोस्टीरियर लीड्स होती तो उसमें भी हमें एलिवेशन नजर आती, लेकिन क्योंकि पोस्टीरियर लीड्स है नहीं, तो हम आगे वाली लीड से देख रहे हैं, उनको हम रेसिप्रोकल चेंजेस कहते हैं। पोस्टीरियर वाल के अंदर जो मायोकार्डियल इंफार्क्शन होता है या जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है,
इसको हम देखते हैं इन द इंटीरियर लीड्स यानी V3 V4 के अंदर रेसिप्रोकल चेंजेस। पोस्टीरियर मायोकार्डियम इज नॉट डायरेक्टली विजुअलाइज्ड बाय द स्टैंडर्ड 12 लीड ईसीजी। तो हम करते क्या है, रेसिप्रोकल चेंजेस ऑफ द एसटी सेगमेंट एलिवेटेड एमआई आर सॉट इन द इंटीरोसेप्टल लीड्स यानी V1 V2 V3 V4। इस पे खैर हम आगे जाके बात करेंगे। कहने का मतलब ये है कि आपके जो हार्ट के सरफेसेस हैं और जो वॉल्स हैं वो सारे के सारे क्या हो गए, कवर हो गए, कवर हो गए है ना। यस अब हम ये जो ईसीजी है, लेट सपोज हम यहाँ पे एक वेव फॉर्म लेते हैं। ये आपके पास सबसे पहले कौन सी वेव होती है, ये पी वेव। पी इसके बाद क्यू ये क्यूआरएस होता है। उसके बाद ये टी वेव होती है। इसी तरह फिर पी वेव क्यूआरएस टी, फिर पी वेव क्यूआरएस टी, फिर पी वेव क्यूआरएस टी। इस तरह होता है ना आपका हार्ट कंट्रैक्ट रिलैक्स कंट्रैक्ट रिलैक्स, यही कार्डियक साइकिल चल रहा होता है। तो उस कार्डियक साइकिल की उस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की मैनिफेस्टेशन आप ईसीजी पे देख रहे होते हो। 2-3 AVF में P wave QRST, P wave QRST, हार्ट इंफीरियर वाल कंट्रैक्ट रिलैक्स कंट्रैक्ट रिलैक्स कंट्रैक्ट रिलैक्स, हमें 2-3 AVF में नजर आ रहा है कि ये नॉर्मली कंट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा है। समझ आई है? यस सर। अब हम इस एक एक वेव को देख लेते हैं कि भाई पी वेव किस बला का नाम है और क्यूआरएस किस बला का नाम है और टी वेव किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले हमारे पास ये क्या हो गई, यहां से लेके यहां तक ये क्या हो गई, पी पी वेव। ये पी वेव हो गई ना। यस सर। ये जो ग्रीन कलर है, ये डिफरेंट कलर्स मैंने इसलिए दिए हैं ताकि आप लोगों को नजर आए। तो ये जो ग्रीन कलर है पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, यानी ये जो बेस लाइन है ये आपकी, ये बेस लाइन है। बेस लाइन से ऊपर जो डिफ्लेक्शन होती है उसको हम पॉजिटिव डिफ्लेक्शन कहते हैं, और इसे जो नीचे डिफ्लेक्शन होती है उसको हम नेगेटिव डिफ्लेक्शन कहते हैं। तो जो पहली पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है उसको हम क्या कहते हैं, पी वेव। पी वेव। ये पहली पॉजिटिव डिफ्लेक्शन हुई ना, ये दूसरी पॉजिटिव डिफ्लेक्शन हुई, ये तीसरी पॉजिटिव डिफ्लेक्शन हुई, और इस बेस लाइन से जो नीचे वो होती है उसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव नेगेटिव। डिफ्लेक्शन। तो ये आपकी पहली नेगेटिव डिफ्लेक्शन हुई, ये आपकी दूसरी नेगेटिव डिफ्लेक्शन हुई। एस पे हो तो गई है ना सर। तो जो पहली पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है ईसीजी लीड्स में वो क्या कहलाती है, उसको कौन सी वेव कहते हैं, पी नेगेटिव वेव्स। पी वेव। पहली पॉजिटिव को हम पी वेव कहते हैं, पहली नेगेटिव को हम क्या कहते हैं, क्यू वेव। क्यू वेव। दूसरी पॉजिटिव को हम क्या कहते हैं, ये जो रेड कलर में है, आर आर वेव। आर वेव। और दूसरी नेगेटिव को हम क्या कहते हैं जो कि मैरून कलर में है, एस। एस वेव। तो और आगे मैं एक दफा फिर यहाँ पे ना, ताकि आप लोगों को ये आपकी हैं पी वेव, ये आपकी हैं क्यू वेव, ये रेड आपकी हैं आर वेव, और ये आपकी हैं एस वेव, और ये जो हैं ये आपकी हैं टी डिफ्लेक्शन वाली। टी वेव। क्लियर हो गई ये बात? अब यस सवाल ये पैदा होता है कि ये रिप्रेजेंट किस चीज को कहते हैं, पी वेव क्यों होता है, आर क्यों होता है। हम यूजुअली क्यू और आर और एस, इन तीनों को हम मिला के पढ़ते हैं क्या, क्यूआरएस, क्यूआरएस। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। तो पी वेव क्या है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या है, टी वेव क्या है, ये समझने के लिए देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। पी वेव रिप्रेजेंट करता है एट्रियल डिपोलराइजेशन को। सबसे पहले ऊपर वाले एट्रियल डिपोलराइज हुए थे ना और कंट्रैक्ट हुए थे,
यस सर। ऐसे नोड से इंपल्स पैदा हुआ था और वो इंपल्स दोनों एट्रिया में फैल गया था, जिसकी वजह से उस इलेक्ट्रिकल इंपल्स की वजह से एट्रिया के अंदर डीपोलराइजेशन हो गई थी, कंट्रैक्शन हो गई थी। तो इसलिए सबसे पहले पी वेव आता है। पी वेव का मतलब एट्रिया की डीपोलराइजेशन। एट्रिया जब डीपोलराइज हुआ था तो करंट कहां गया था? एवी नोड्स में वेरी गुड। और एवी नोड में थोड़ी देर के लिए क्या हो गया था? रुक गया था क्योंकि डायरेक्टली फीलिंग हो रही थी रुक वेंट्रिकल। गया था। तो वो जो करंट रुक गया था ना, वो ये पीआर सेगमेंट है। क्या segment? जब करंट रुक जाए तो कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं हो रही ना, इसलिए बेस लाइन स्ट्रेट है, मतलब कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं हो रही क्योंकि एवी नोड के अंदर करंट रुका हुआ है। तो ये रिप्रेजेंट होता है ईसीजी में पीआर सेगमेंट पे। समझ नहीं आई आप लोगों को? सर आइए। जब ऐसे नोड से इंपल्स जनरेट हुआ तो वो दोनों एट्रिया में गया, दोनों एट्रिया डीपोलराइज हो गए, कंट्रैक्ट हो गए। ईसीजी ने इसको देख लिया और उसने पी वेव ड्रा कर दी। इसका मतलब पी वेव एट्रिया की डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद ये करंट आया एवी नोड के पास और ये पी वेव हो गया, ठीक है। इसके बाद करंट आया एवी नोड के पास और एवी नोड में थोड़ी देर के लिए रुक गया, मतलब कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं हो रही, करंट रुका हुआ है। तो इसको हमारी ईसीजी ने वो किया, देख लिया और इसको ड्रा किया इन द फॉर्म ऑफ पीआर सेगमेंट। ये और से सुनो, उसके बाद करंट कहां गया? बंडल ऑफिस में गया, और बंडल ऑफिस से बंडल ब्रांचेस में गया ना। यस लेफ्ट राइट में फिर और से सुनो, और से सुनो, दरमियान में जो सेप्टम है, इसको कौन डिपोलराइजेशन के लिए करंट देता है? ये जो लेफ्ट बंडल है, इससे करंट आती है टू डिपोलराइज इट। अब यहाँ पे आपके कौन से लीड्स हैं? V1, V2, V3, V4, V5, V6। क्या मैं ये कह सकता हूं कि सेप्टम की जो डिपोलराइजेशन हो रही है, इसमें करंट जो है वो V5 और V6 से दूर जा रहा है, दूसरे साइड पे जा रहा है। सेप्टम को डिपोलराइज करने के लिए करंट कहां से गई? लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक से। तो करंट की डायरेक्शन V5 और V6 से अपोजिट हो गई ना, यस सर। सर किस तरह समझ नहीं आई सर। कि V5 और V6 की तरफ करंट की डायरेक्शन होती अगर करंट इस तरह जाता, यानी इस तरह। अगर इस तरह करंट जाता, यानी दरमियान में जो सेप्टम है, इस सेप्टम को एक्टिवेट करने के लिए करंट अगर राइट बंडल से आती, तो हम कहते कि करंट की डायरेक्शन किसकी तरफ है? V5 और V6 की तरफ है। हम ये कहते हैं ना, यस यस सर बिल्कुल। क्योंकि इस तरफ V5 और V6 है। लेकिन रियलिटी में होता क्या है कि जो सेप्टम की जो डिपोलराइजेशन है, ये लेफ्ट लीड की तरफ से इनको करंट जाता है, तो V5 और V6 से दूर जा रहा है ना। यस यस सर। सर। यही वजह है कि जब V5 और V6 से करंट दूर जाएगा तो ईसीजी पे वो इसको नेगेटिव ड्रा करेगा। तो ये क्यू वेव रिप्रेजेंट करता है आपकी सेप्टम की डिपोलराइजेशन को। आपका जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम था ना, ये जब यस डिपोलराइज होता है तो इसको करंट लेफ्ट बंडल की तरफ से आता है, और चूंकि लेफ्ट बंडल जो है वहां से करंट की डायरेक्शन ऐसी बनती है कि ये V5 और V6 से दूर जा रहा है। और ईसीजी का ये रूल है कि जब किसी लीड से करंट दूर जा रहा हो तो वेव उस लीड में नेगेटिव ड्रा होती है, इसलिए V5 और V6 में आपका नेगेटिव वेव ड्रा होगी, और इस नेगेटिव वेव को हम क्या कहते हैं? क्यू वेव। समझ नहीं आई आप लोगों को? सर आ गई है। अब गौर से सुनो, सेप्टम डिपोलराइज हो गया है ना। यस सर। अब करंट कहां जाएगी? इन्हीं बंडल ब्रांचेस से जाएगी, और परकिंजी फाइबर से करंट की जो डायरेक्शन है वो ये है ना, ये मायोकार्डियम के पास जाएगी, जिसकी वजह से मायोकार्डियम क्या हो जाएगा? डिपोलराइज क्या हो हो जाएगा। जाएगा?
डीपोलराइज हो जाएगा। करंट की डायरेक्शन किधर है? सर वेंट्रिकल। टुवर्ड द चेस्ट लीड्स है ना। यस सर। और जब करंट लीड की तरफ जा रही हो तो हमारी ईसीजी इसको पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, पॉजिटिव ड्रा करता है। यही वजह है कि ये इतना बड़ा आर वेव इसने ड्रा कर दिया पॉजिटिव। और ये इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि वेंट्रिकल की दीवारें मोटी होती हैं, तो इसलिए वहां पे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी भी ज्यादा है, इसलिए ईसीजी भी इसको बड़ी वेव ड्रा करता है। क्यू वेव सेप्टम की डिपोलराइजेशन, आर वेव मायोकार्डियम की डिपोलराइजेशन, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल के अंदर जो मायोकार्डियम है, चूंकि करंट जो है वो लीड्स की तरफ जा रहा होता है, इसलिए वेव कौन सी ड्रा होगी? पॉजिटिव ड्रा होगी। ईसीजी का ये रूल है कि अगर करंट किसी लीड की तरफ जा रहा हो तो वो क्या ड्रा करेगा? पॉजिटिव वेव। और अगर करंट कहीं से दूर जा रहा हो तो वो क्या ड्रा नेगेटिव। करेगा? नेगेटिव। जिस तरह जब सेप्टम की डिपोलराइजेशन हो रही थी तो करंट लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा था टुवर्ड द सेप्टम, V5 और V6 से दूर जा रहा था, इसलिए V5 और V6 इसको नेगेटिव ड्रा कर रहा था। लेकिन वहां से करंट आने के बाद जब करंट इस परकिंजी फाइबर्स में, इसको दोबारा ड्रा कर देता हूँ, लेट्स सपोज ये जो परकिंजी फाइबर्स हैं, जब परकिंजी फाइबर्स में करंट आएगी, यानी ये बंड, ओफो ये इतना बड़ा करंट जब यहां से ये परकिंजी फाइबर्स में आएगी तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? ऐसे होगी ना। यस सर। तो अब ये लीड्स की तरफ है ना, तो जब कोई करंट लीड की तरफ जा रहा हो तो ये लीड उसको कैसे ड्रा करती है? पॉजिटिव। तो इसलिए ये आर वेव पॉजिटिव है। अब गौर से सुनो, ये मायोकार्डियम डिपोलराइज हो गया ना? सही में क्यू हो वेव गया यार। क्यू वेव मैंने आपको समझाया नहीं है कि ये क्यू वेव सेप्टम की डिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करती है। जब करंट ऊपर से नीचे आता है और बंडल ब्रांचेस में आता है, तो बंडल ब्रांचेस पहले लेफ्ट बंडल ब्रांचेस इस सेप्टम को करंट देती हैं, जिसकी वजह से सेप्टम की डिपोलराइजेशन होती है, इसलिए हमें क्यू वेव नजर आता है। सेप्टम की डिपोलराइजेशन के बाद करंट यहाँ और यहाँ जाती हैं और मायोकार्डियम में आती हैं और मायोकार्डियम डिपोलराइज हो जाता है, इसलिए हमें आर वेव नजर आता है। समझ नहीं आई आप लोगों सर को? आ गई है सर, एस कर रहे थे। अब एस रह गया है। अब देखो, बेसिकली अब मैं यहाँ पे इसको ड्रा नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं इस कीबोर्ड की उसमें आप लोगों को दिखाता हूँ, एक मिनट। माउस है ना, अगर मैं इस माउस को ना मैं इस तरह रख देता हूँ, ये आपका हार्ट है, ठीक है, ये हार्ट है। तो ये हार्ट का बेस है, ये पीछे जो ये वाला एरिया है ना, ये हार्ट का बेस है। तो जो डीपोलराइजेशन है ये आगे से इस तरह हो गई है, हो गई है, हो गई है, हो गई है, हो गई है। अब करंट दोबारा से ऊपर जाएगी इस बेस को डिपोलराइज करने के लिए। समझ नहीं आई आप लोगों को? यानी ये एरिया डिपोलराइज हो चुका है, ये नीचे भी डिपोलराइज हो चुका है। अब करंट ऊपर जाएगी इस बेस को डिपोलराइज करने के लिए। ये मतलब जो उसी बेस है, साइड पे ऊपर जाएगी सर। ठीक है सर। हाँ, ऊपर जाएगी, पीछे से ऊपर जाएगी। अब गौर से सुनो, अब जब ये पीछे से ऊपर जाएगी, अब वेव देखो, वेव क्या जनरेट होगी। ये स्क्रीन शेयर हुई है आप लोगों के साथ? सर हो रही है। यस सर। अच्छा, अब देखो, ये मायोकार्डियम जब, मतलब ये मायोकार्डियम जो है ये डिपोलराइज हो गया है। अब पीछे से डिपोलराइज करने के लिए करंट दोबारा कैसे जाएगी? करंट की डायरेक्शन क्या होगी? ऐसे होगी ना पीछे। अब पीछे तो मैं 3 डायमेंशनली ड्रा कर नहीं सकता, लेकिन समझ आई आप लोगों को या नहीं? सर आ रही है। अब जब करंट ऊपर जाएगी, अब मुझे बताओ, अवे फ्रॉम लीड्स लीड। तो यहाँ लगे हुए हैं, अवे फ्रॉम द लीड्स, V2, V3, नेगेटिव। V4, V5, इसलिए नेगेटिव वेव होगी, और वो नेगेटिव वेव एस वेव कहलाएगी। समझ नहीं आई आप लोगों को? सर आ गई है। अच्छा, उसके बाद थोड़ी देर के लिए
कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं होगी, बेस लाइन होगी, इसको हम कहते हैं एसटी सेगमेंट। यानी जहां पे एस खत्म हुआ और जहां पे टी शुरू हो रहा, दरमियान में जो सेगमेंट है ये एसटी सेगमेंट है। और इस एसटी सेगमेंट के बाद क्या होगा, वेंट्रिकल जब डीपोलराइज हो गया तो अब रीपोलराइज भी होगा ना। यस सर। यस सर। तो जो टी वेव है ये वेंट्रिकल की रीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करती है। ये आपके ईसीजी वेव फॉर्म था, पी वेव है और पीआर सेगमेंट है, फिर क्यू वेव है, फिर क्यूआरएस मतलब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, फिर एसटी सेगमेंट है, फिर वो है। अब हमारे पास इंटरवल यहाँ पे दो हैं। सेगमेंट हमारे पास कितने हैं, दो, एक पीआर सेगमेंट और एक एसटी सेगमेंट। पीआर सेगमेंट कौन सा है, पी जहां पे खत्म हुआ वहां से लेके क्यू जहां पे शुरू हुआ, ये पीआर सेगमेंट है। और एसटी सेगमेंट एस जहां पे खत्म हुआ और पी जहां पे शुरू हुआ। समझ नहीं आई आप लोगों को? सर सर किया आप तो क्या बताएं? देखो पी स्टार्ट हुआ, पी क्यू क्यू पीआर सेगमेंट कहां पर, जहां पे पी वेव खत्म हुआ वहां से लेके जहां पे क्यू वेव शुरू हुआ, ये जो दरमियान में एरिया इसको पीआर सेगमेंट कहते हैं। एसटी सेगमेंट कौन सा है, जहां पे एस वेव खत्म हुआ और जहां से टी वेव शुरू हुआ, इस दरमियान जो रास्ता है ये एसटी सेगमेंट कहलाता है। तो दो आपके पास सेगमेंट हो गए, पीआर सेगमेंट और एसटी सेगमेंट। और दो आपके पास इंटरवल हैं, एक आपके पास पीआर इंटरवल है और एक आपके पास क्यूटी इंटरवल है। जो पीआर इंटरवल है ये किसे कहते हैं, ये कहां से लेके कहां तक है, पी वेव जहां की से पी बिगिनिंग से शुरू हुआ, पी वेव की बिगिनिंग से तक जहां से पी शुरू हुआ और जहां से क्यू स्टार्ट जहां हुआ, से क्यू क्यू स्टार्ट हुआ। स्टार्ट हुआ, या अगर क्यू ना हो आर स्टार्ट हुआ, मतलब क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स स्टार्ट हुआ, ये पीआर इंटरवल है। अब नॉर्मल इंसान में ये जो पीआर इंटरवल है ये कितना होता है, 120 से 200 मिलीसेकंड। यानी ईसीजी पे जो बॉक्सेस होते हैं ना, कल इस पे हम बात करेंगे, बिग बॉक्सेस और स्मॉल बॉक्सेस। तो पीआर इंटरवल 3 से लेके 5 तक जो छोटे स्क्वायर है इनके दरमियान आता है, या 3 स्क्वायर छोटे डब्बों में होगा, या 4 में, या 5 में। अगर 5 स्मॉल स्क्वायर से ज्यादा हो, यानी 200 मिलीसेकंड से ज्यादा हो, इसका मतलब ये प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल है, ये लंबा है। अब ये फिर मुख्तलिफ पैथोलॉजीज में होते हैं, उस पर हम बाद में बात करेंगे। एक जो स्मॉल, मैं यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ ईसीजी, बल्कि इधर ईसीजी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। ये देख रहे हो, ये एक बड़ा डब्बा है ना, हाँ यस सर। है ना। यस अब इस बिग बॉक्स के अंदर 1 2 3 4 5, इसी तरह 5 5, मैं स्क्वायर है, ठीक है। इस एक बिग स्क्वायर के अंदर फिर 1 2 3 4 और 5, और 1 2 3 4 और 5, इस तरह होता है। तो पीआर इंटरवल जो है ना, यानी ये पी के शुरू होने से लेके क्यूआरएस के शुरू होने तक, ये 3 से लेके 5 स्मॉल स्क्वायर में आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे ड्रा करूँ ना तो इस तरह होना चाहिए। पी, मैं कोई और पेन यूज कर लेता हूँ यार, ये तो बड़ा है। पी, अब मुझे बताओ पीआर इंटरवल कितने स्मॉल बॉक्सेस में आ गया है। पीआर इंटरवल किधर है, पी के शुरू होने से लेके क्यूआरएस क्यूआरएस के के शुरू होने तक। तो ये कितने स्मॉल बॉक्सेस हैं, कितने 4 छोटे डब्बे हैं, 4 4, तकरीबन 3.5 है। ये एक हो गया, ये 2, ये 3 और आधा ये भी है ना, तो 3.5। तो ये नॉर्मल पीआर इंटरवल है, क्योंकि ये 3 से 5, अगर 5 से बड़ा हो, यानी अगर मैं दोबारा इसको ड्रा करूं, अगर ईसीजी किसी बंदे की इस तरह हो, अब मुझे बताओ पीआर इंटरवल 5 छोटे डब्बों से निकल गया है या नहीं, यस सर। निकल गया है ना। यहां से लेके यहां तक पीआर इंटरवल होता है, तो ये तो लंबा हो गया।
ये तो 5 स्मॉल बॉक्सेस से आगे निकल गया। तो जो नॉर्मल पीआर इंटरवल है ये कितने स्मॉल बॉक्सेस का होता है? 3 to 5 स्मॉल स्क्वायर्स, यानी मैक्सिमम 5। अगर 5 से बड़ा होगा तो हम कहेंगे ये प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल है। इसी तरह क्यूटी इंटरवल जो है ये कहां से है? जहां से क्यू शुरू हुआ और जहां पे टी खत्म हुआ, दरमियान में जो इंटरवल है ये क्यूटी इंटरवल है। अब मेल के अंदर ये 430 मिलीसेकंड से कम होता है, फीमेल में 460 मिलीसेकंड से कम होता है। अगर किसी इंसान में ये 500 मिलीसेकंड से ज्यादा हो तो इस बंदे में पॉलीमार्फिक वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, ये एक खतरनाक किस्म का इरिथमिया है जिसकी वजह से सडन कार्डियक डेथ हो सकती है। सडन कार्डियक डेथ, उसका रिस्क ज्यादा हो जाता है। तो जिन लोगों का क्यूटी इंटरवल 500 मिलीसेकंड से ज्यादा हो उनको हम क्या लगाते हैं? इम्प्लांटेबल कार्डियक डिफिब्रिलेटर। क्यों? क्योंकि क्यूटी इंटरवल तो इनका लंबा है, तो किसी भी वक्त इनको पॉलीमार्फिक वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया हो सकता है, और अगर ये हो गया तो सडन कार्डियक डेथ हो जाएगी। अब हमने इम्प्लांटेबल कार्डियक डिफिब्रिलेटर लगा दिया, ये जैसे ही देखेगा कि इस बंदे के हार्ट में तो पॉलीमार्फिक वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है, फौरन उसको डिफिब्रिलेट करके दोबारा नॉर्मल रिदम पे ले आएगा। तो इसलिए इम्प्लांटेबल कार्डियक डिफिब्रिलेटर लगाने की जो इंडिकेशंस हैं उसमें से एक इंडिकेशन है प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल। अगर क्यूटी इंटरवल लंबा हो, 500 मिलीसेकंड से लंबा हो। बहरहाल इस पे हम आगे जाके इंशाल्लाह कल मजीद बात करेंगे कि लीड नंबर 2 में किसी एक उसमें देखते हैं। अच्छा मुझे बताओ, क्यूटी इंटरवल यहां से लेके यहाँ पे टी खत्म हो रहा है, तो क्यू के शुरू होने से टी के खत्म होने तक ये क्यूटी इंटरवल है, ऐसा है ना? यस सर। अब इसका बंदे का क्यूटी इंटरवल कितने स्मॉल बॉक्सेस हैं? गिनो कितने स्मॉल बॉक्स है? सर 9 है। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है ना? और एक जो स्मॉल बॉक्स है ये 40 मिली सेकंड को रिप्रेजेंट करता है। तो 10 कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 10 ज़रब 40, 10 स्मॉल बॉक्सेस है ना। एक स्मॉल बॉक्स का मतलब 40 मिली सेकंड, तो 10 का मतलब 10 ज़रब 40, 10 ज़रब 40 इज इक्वल टू 400। कितना? 400। कितना हो गया? 400। 400 हो गया ना। यस सर। तो 400 मिली सेकंड हो गया, तो ये नॉर्मल है ना। यस। हमने पढ़ा है कि ये 430 से मेल में कम होता है, 460 से फीमेल में कम होता है। तो इस बंदे का कितना है? 400। कितना है इस बंदे का? 400 है। 400। तो ये नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल है। अगर ये 500 से ज्यादा हो तो हम कहेंगे कि भाई ये प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल है, इसको अब आप आईसीडी लगाओ। समझ नहीं आई आप लोगों को? सर आ गई है। यस सर, आई सर। अब ये बहुत मुझे उस दिन, जी 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 ताहिर, आप क्या फरमाने की कोशिश कर रहे हैं? सर ये अच्छा पॉइंट है सर। हाँ, अब देखो, मुझे उस दिन एक अंग्रेज औरत ना बार बार मैसेज कर रही थी, यंग लड़की थी। वो मुझे बता रही थी कि भाई मैं ना, मेरा ना क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग है, कई दफा मैंने ईसीजी करवाई है तो वो जो है वो प्रोलॉन्ग है। मैंने उससे पूछा कि कितना है आपका, उसने मुझे अपनी ईसीजीज भी दी, वो मैंने कैलकुलेट भी की, तो उसका जो क्यूटी इंटरवल है वो तकरीबन 470 था। अब फीमेल में तो ये 460 से कम होता है ना, लेकिन उसका 470 था। अब 470 भी प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल तो है, लेकिन ये इतना प्रोलॉन्ग नहीं है। अगर 500 से भी ज्यादा हो तो ये फिर बहुत खतरनाक है। पॉलीमार्फिक वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया का रिस्क, जो कि एक बहुत खतरनाक किस्म का एरिथमिया है, बहुत ज्यादा हो जाता है, सडन कार्डियक डेथ हो सकती है। तो मैंने उसको बहुत समझाया कि आपका जो क्यूटी इंटरवल है ये ठीक है, नॉर्मल रेंज से बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा है। अगर ये 500 मिली सेकंड से ज्यादा होता तो फिर ये खतरनाक होता। ठीक है, तो बहरहाल ये मैंने आप लोगों को समझा दिया क्यूटी इंटरवल किस तरह कैलकुलेट करते हैं, क्यू से लेके बाकी। अब आज की जो ईसीजी मैंने शेयर की है इसमें ये इतना क्लियर नहीं है। कल जो हम बात करेंगे इस पे दोबारा, तो उसमें जो स्मॉल बॉक्सेस हैं ये क्लियरली आपको नजर आएंगे और इंशाल्लाह इस पे हम डिटेल में बात करेंगे।